टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी और विभिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट सिद्धांतों के बारे में। और ये जो है प्रश्न रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है और आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट आपके लिए साबित होगी। तो इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज हम चला रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न में हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक का जो है वो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के संबंध में। इसमें पहला प्रश्न है कि उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। इसकी व्याख्या की ओर थोड़ी सी हम ध्यान देते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था और थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बंधनों का अध्ययन करने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसमें कुल 3 प्रकार के नियम है, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। और थॉर्नडाइक ने यह भी बताया था कि सीखना जो होता है वो सीखना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का संबंध होना जो है वो काफ़ी आवश्यक हो जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें A और 2 का मिलान करना है। आप चीज़ों को समझें जो जिससे कि आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले स्तंभ 1 में है कि एनिमल इंटेलिजेंसेस जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था और पुनर्बलन की अनुसूची स्कीनर के द्वारा दी गई थी। सार गंभीरता का नियम जो है गेस्टॉल्ट के द्वारा, अनुकूलन के नियम जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो D नंबर, यानी कि 1 का 3 और B का 4, C का 1 और D का 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो यह विचार जो है वो E.L. थॉर्नडाइक के दिया गया था। यानी थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संबंधित है और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि सीखने का प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। सीखने का प्रयास एवं भूल के सिद्धांतों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था और इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत और पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तथा गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक में कोहलर और कोफका, लेविन और बर्दाइमर जैसे मनोवैज्ञानिक सम्मिलित किए जाते हैं। आगे है कि ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता की जो होती है वो प्रमुख विशेषता होती है। सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, रिपीटेड टाइम एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक जो थे वो सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है पावलोव के संबंध में प्रतिक्रिया का सिद्धांत हम देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को किसके द्वारा किसके अनुकूलन पर बल दिया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार के। यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है और इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, तो पावलोव ने जो है वो कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। यानी अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था, जिसमें पावलोव ने कुत्ते की लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष का राजू जो है वो अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये कहलाता है। अगला प्रश्न है कि राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले कुछ दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रेरणा जो है वो किसके संबंध में है, तो ये प्रेरणा जो हो जाएगा वो B नंबर, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के तहत ये कही गई है। आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछी जाती है जो कि थोड़ी सी लॉन्ग होती है, जो कि आपकी जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट को एक तरह से परख करती है। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पावलोव। यानी क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलोव के द्वारा किया गया था, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं और यह प्रयोग कुत्ते पर किया गया था।
अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, तो ये पावलोव के द्वारा हुआ था। आगे हम देखते हैं स्कीनर का क्रिया प्रसूत अधिनियम सिद्धांत, जिसके तहत एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसे हम व्याख्या करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बीएफ स्कीनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच खाली स्थान बल दिया था, तो वो जो है कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिए थे। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बीएफ स्कीनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के प्रमुख सिद्धांतकार थे। उन्होंने सीखने की व्याख्या करते हुए मापन योग व्यवहार और उद्दीपक के बीच कार्यात्मक विश्लेषण यानी फंक्शनल एनालिसिस पर जो है वो बल दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कीनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत को संबंधित नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा त्रुटि के माध्यम से सीखना। अगला प्रश्न है कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर कि नैमित्तिक अनुबंधन इसे कहा जाता है, यानी क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। और अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक नियमित होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन के सिद्धांत से नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रियाप्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा बीएफ स्कीनर ने। स्कीनर के द्वारा क्रियाप्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया। उन्होंने चूहों पर प्रयोग करने को सीखने का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा बीएफ स्कीनर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर स्कीनर के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंशिक पुनर्बलन क्या है, तो ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक जो है वो प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार जो है वो नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि पुनर्बलन के नियम के प्रकार हैं सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, जिसे शाबाशी देना या प्रशंसा करना कहलाता है, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यानी डांटना, यानी कि इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक दंड का व्यवहार दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर यानी मित्रों के द्वारा उपहास करना। बालक को अभिप्रेरित करने के कई साधन होते हैं, जैसे सकारात्मक साधन में होता है प्रशंसा करना, शाबाशी देना या पुरस्कार देना। सकारात्मक दंड में होता है उपहास, हंसी उड़ाना या नकारात्मक, और नकारात्मक दंड में होता है शारीरिक दंड देना या उसे डांटना। आगे हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत कोहलर के द्वारा जो दिया गया था सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में, तो इसे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है कि कोहलर के द्वारा कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाता है सूझ के द्वारा। यानी कोहलर कोप्पा तथा बार्दिमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है। सूझ का आशय अचानक किसी समस्या का हल निकालने से है। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपांजी को बंद कर दिया था और पिंजरे में 2 छड़ी इस प्रकार रखी गई थी कि उन्हें दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता है, और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए थे। चिंपैंजी केलों के द्वारा नहीं पहुंच सकता था। केलों को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करता था, लेकिन तो बिना छड़ों की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। अचानक चिंपैंजी की दृष्टि छड़ी पर गई और उसने केलों और छड़ी को उठाया। अचानक दोनों छड़ी को उसने एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया तथा उन छड़ी की सहायता से केलों को अपनी ओर खींचकर प्राप्त कर लेता है। अचानक दोनों छड़ी को उसने एक दूसरे में फंसाया और उसे लंबा खींचकर प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार कोहलर ने चिंपैंजी का प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और इसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है, और इस सूत्र से यह अपनी समस्या का समाधान जो है वो करना सीख लेता है। तो इसीलिए उसे सूझ के द्वारा उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कोहलर के द्वारा यह सिद्ध किया गया था। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, तो सीखना जो होता है वो संज्ञानात्मक संकार्य है। यानी कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, जो कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के अधिगम पर महत्वपूर्ण माना था। अगला प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने क्या प्रयोग किया था, तो ये वनमानुषों पर इसका प्रयोग किया था। इस संबंध में हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितना अधिक होगा सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि कोहलर के द्वारा। ये ऐसे प्रश्न है कि जो कि रिपीटेड टर्म में एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कुछ पियाजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जब तक आप एग्जाम देंगे सीटेट की, यूपी टेट की या किसी भी राज्य की, एसटीईटी की, सीडीपी की जो प्रश्न आती है पियाजे से प्रश्न आपको पूछी ही जाएगी। तो आप पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो चरण है उसके सिद्धांतों के बारे में पहले से अवगत हो लें एग्जाम से पहले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह क्या करें, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों का निर्णय लेने से बचे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बच्चे जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है इसके लिए आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। रचनावादी शिक्षा शास्त्र में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक और सहायक की होती है जो छात्रों को अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारक, और ये प्रश्न पूछी गई थी प्राइमरी लेवल में 8 फरवरी 2026 में जो शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुई थी इसके तहत, कि अभिकथन पूछी गई थी कि शिक्षकों के द्वारा पार के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। उसके बाद से पुनः कारण इसका है कि जीन पियाजे ने इस बात पर अधिक जोर दिया था कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर जो है वो यहाँ पर गलत साबित होती है। तो इसका डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदिक प्रेरक अवस्था के अंत तक खाली स्थान विकसित कर लेता है। तो क्या विकसित कर लेता है, तो इसमें अस्थाई वस्तु अस्थायित्व जो है वो ग्रहण कर लेता है, यानी डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदिक प्रेरक अवस्था जो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, और इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चा वस्तु अस्थायित्व विकसित कर लेता है। इसका अर्थ है कि बच्चा यह समझने लगता है कि कोई वस्तु आंखों में ओझल होने पर भी क्या होती है, मौजूद होती है। आगे है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 और 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है अपरिवर्तनीयता। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण अपरिवर्तनीयता है। यानी कि अपरिवर्तनीयता का मतलब होता है कि बच्चे को यह समझने में दिक्कत होती है कि गणितीय संक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो ये प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों का सोच जो होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होता है, वो भिन्न होता है। यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, और जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया था कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। पियाजे का मानना है कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके को परिभाषित करती है एवं आयु से संबंध रहती है। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि चिंतन का अलग तरीका है तथा गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ना कि मात्रात्मक रूप से, जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती है। अगला प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारों की अनुक्रमणीयता। यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे है पूर्व प्रत्यात्मक काल जो कि 2 से 4 वर्ष तक होती है, और अंतः प्रज्ञात्मक काल जो कि 4 से 7 वर्ष तक देखी गई है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो डी नंबर हो जाएगा, ज्ञान का सक्रिय रूप से संचरित करता है जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास।
जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है, तो ये अवधि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें स्टेजेस भी हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि आप रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि संवेगात्मक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि होती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवधि होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है, तो सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुराना योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को क्या जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा समायोजन और समावेशन और समायोजन का रूप इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हैं कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आत्मसातकरण जाना जाता है। इसे आप एक बार देख लें कि प्रचलित योजनाओं को जब कोई नई जानकारी जोड़ी जाती है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं, जबकि प्रचलित योजना के साथ साथ कोई नई योजना संचालित की जाती है जिनका उद्देश्य लगभग समान हो तो इसे समायोजन कहा जाता है। आत्मसातकरण का अर्थ है नवीन जानकारी को पूर्व प्रचलित योजना को यथावत व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके और वो विभिन्न समूहों को एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराएं। इसमें विभिन्न दृष्टिकोण को खाली स्थान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य को विकसित करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसात करना, यानी कि आत्मसात किया जाता है। यानी वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में वाद विवाद के सभी विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को आत्मसात करने और फिर उन्हें अपने तरीके से उनके परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। और ये प्रश्न है 434 नंबर कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने खाली स्थान कर लिया है, तो ये अनुकूलित हो जाएगा इसका उत्तर। यानी सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसे दाल और चावल खाने के लिए अपने स्कीमा में अनुकूलित कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करती है, तो ये जीन पियाजे की सिद्धांत है। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रकर्मणित यानी प्रचार करने वाली प्राणी यानी एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट प्रोसेसिंग बीइंग स्वीकार किया है। जो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की जो है वो रचना करते हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सी इसे समायोजन कहा जाता है। यानी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है और समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से वर्तमान स्कीमा यानी भौतिक संरचनाओं में सुधार करने का विस्तार करना या परिवर्तन करने से है। जीन पियाजे ने 2 से 7 वर्ष की अवधि के बीच के बच्चा को संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था माना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक बार पुनः देख लें, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वही 11 से 15 वर्ष तक देखी गई है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रियजनित गामक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु की घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है और इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष तक की होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय
जाता है जीन पियाजे को? ये प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम 26 जून 2011 में पूछी गई है और मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। पियाजे के अनुसार बच्चा का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पियाजों के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। जीन पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से सीखता है, वह कहलाता है इंद्रियों का प्रयोग करके वो चीज़ों को सीखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसमें हमने पियाजे की, वाइगोस्की की, कोहलर की और इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के रिवीजन करवाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर मेंशंस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।